यस पीपल, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? सर हम लोग बहुत अच्छे हैं। तो ठीक है, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो चलिए आज के क्लास हम शुरू करते हैं। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जो आपके लिए डेरिवेटिव। तो लिखो हेडिंग डेरिवेटिव। लिसन केयरफुली। इन डेरिवेटिव we will basically cover three parts. In derivative we will basically cover three parts. It means I am dividing the chapter derivative into three parts. Part 1, future. Part 2, option. Part 3, swap. We will discuss the chapter derivative into three major parts. The part 1 is future, part 2 is option, and part 3 is swap. Remember, just for your basic knowledge, for swap we may require the knowledge of forex. ऐसा नहीं कि फॉरेक्स का नॉलेज नहीं होगा तो स्वैप समझ में नहीं आएगा, लेकिन स्वैप के लिए थोड़ा फॉरेन एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट लग सकता है। इसका मतलब अगर आपके फॉरेक्स चैप्टर कवर नहीं हुआ है तो वो मेरे रेस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं कैसे आपको स्वैप समझाऊंगा, वो मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। तो ठीक है, अगर आपका फॉरेक्स चैप्टर ऑलरेडी किया हुआ है इसका मतलब स्वैप आपको अच्छी तरफ से समझ में आ जाएगा अगर आप ठीक से सुनेंगे क्लास या कंसंट्रेशन के साथ बैठोगे। तो ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, मान लो कि फॉरेक्स हम लोग का नहीं हुआ है तो इसीलिए मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूं, आप सभी लोगों को स्वैप के कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। तो ठीक है, लेकिन स्वैप तो थर्ड पार्ट है, हम एकदम लास्ट में डिस्कशन करेंगे। तो हम पहले डिस्कशन करेंगे फ्यूचर, फिर उसके बाद ऑप्शन, फिर उसके बाद स्वैप। तो चलो सबसे पहले लिखो ये डेरिवेटिव क्या होता है। तो व्हाट इज डेरिवेटिव? व्हाट इज डेरिवेटिव? मैं क्या बोलूं आपको डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव के बारे में जितना भी मैं बोलूंगा तो वो मतलब सफिशिएंट नहीं रहेगा। इसका मतलब डेरिवेटिव एक बहुत इंटरेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। तो ठीक है, तो चलो हम लोग अभी सीखते हैं कि डेरिवेटिव क्या होता है। तो सुनो बेटा, मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बता रहा हूँ, डिस्कशन कर रहा हूँ। मैं एग्जाम्पल लेके आपको एक्सप्लेन करूंगा कि डेरिवेटिव क्या होता है, फिर उसके बाद उसका डेफिनेशन हम लिख लेंगे। अगर शुरू से मैं डेफिनेशन लिखाऊंगा आप बोलेंगे सर ये की अजीब जो है डेफिनेशन, इसमें कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है। तो इसीलिए मैं क्या करूं ना, पहले एक एग्जाम्पल के साथ आपको थोड़ा ज्ञान दे दूंगा डेरिवेटिव का, फिर उसके बाद मैं लिखाऊंगा कि डेरिवेटिव का डेफिनेशन क्या हो। तो ठीक है, चलो मान लो एक बंदा जिसका नाम मिस्टर ए, ठीक है, और एक आदमी जिसका नाम मिस्टर बी, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, मिस्टर ए और मिस्टर बी के साथ एक एग्रीमेंट हुआ। अच्छा, मिस्टर ए मिस्टर बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो चलो कॉन्ट्रैक्ट इसको कहते, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ओके, कॉन्ट्रैक्ट किस चीज के लिए? एक कॉन्ट्रैक्ट में मिस्टर ए एग्री टू बाय गोल्ड, बी एग्री टू सेल। चलो ए बोला कि मैं बाय करूंगा, बी बोला कि मैं सेल करूंगा क्या, गोल्ड। प्राइस भी फिक्स हो गया 1 लाख में, डेट भी फिक्स हो गया
ऑन द डेट आफ्टर 3 मंथ, आज से 3 महीने के बाद ए बाय करेगा गोल्ड, बी सेल करेगा गोल्ड, कितना का? 1 लाख का। तो ठीक है, आप बोलेंगे सर ये तो अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है टुडे, कॉन्ट्रैक्ट आज हो रहा है, प्राइस आज भी डिटरमाइन हो रहा है, तो ठीक है, लेकिन बाय होगा, सेल होगा कब? 3 महीने के बाद। आप बोलेंगे सर ये तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के जैसे लगता है। हाँ, ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, इसी को कहते हैं डेरिवेटिव, इसी को कहते हैं डेरिवेटिव। आप बोलेंगे सर सीधा सीधा तो बोल देना चाहिए था कि हाँ इंटर में जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किए थे वही फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग कहते हैं डेरिवेटिव। बेटा वो तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जांपल ऑफ डेरिवेटिव, बट डेरिवेटिव का डेफिनेशन आपको समझ में आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे सर, आप तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल नहीं दे रहे। हाँ, मैंने बेटा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में आ जाएगा तो डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट दिमाग में बहुत इजीली सेट हो जाएगा। तो ठीक है, चलो अब सुनो, बोलो ए एंड बी के बीच में किस चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ? आप बोलेंगे सर गोल्ड के लिए, ठीक है, तो गोल्ड को हम बोलेंगे अंडरलाइंग एसेट। बहुत बेसिक छोटे छोटे नॉलेज आपको डेरिवेटिव चैप्टर इजी कराएगा। अगर ये सब चीज आप क्लियर नहीं होगे तो डेरिवेटिव को रटोगे, तो ठीक है, अगर डेरिवेटिव को रटोगे तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि हाँ ये डेरिवेटिव को रटा है, इसको मार्क में नहीं दूंगा। तो डेरिवेटिव अच्छे से समझना चाहिए। तो बोलो कॉन्ट्रैक्ट जिस चीज के लिए हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे अंडरलाइंग एसेट। मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट किस चीज के लिए? आप बोलेंगे सर गोल्ड के लिए। चलो मिस्टर ए का कौन सा पोजीशन? सर मिस्टर ए का बाइंग पोजीशन, तो उसको हम लोग बोलेंगे लॉन्ग पोजीशन। जो लोग बाय करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसको बोलते हैं कि लॉन्ग पोजीशन। क्या बोलते हैं? लॉन्ग पोजीशन। चलो मिस्टर बी का कौन सा पोजीशन? सर सेलिंग पोजीशन। आज के दिन, आज से हम लोग सेलिंग पोजीशन नहीं बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे शॉर्ट पोजीशन, ठीक है। चलो ये जो रुपीज 1 लाख, आप बोलेंगे सर ये तो कंसीडरेशन, इसको हम लोग बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। समटाइम्स आई विल कॉल फ्यूचर प्राइस and sometimes I will call exercise price. लेकिन अभी के लिए आप इतना ही समझो कि वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, अभी के लिए आप इतना ही समझो कि वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ठीक है। तो आप अभी के लिए इतना ही समझो कि वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। आप बोलेंगे सर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कब बोलेंगे, सॉरी फ्यूचर प्राइस कब बोलेंगे? बेटा जब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होगा वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को हम लोग फ्यूचर प्राइस कहते हैं। अगर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को हम लोग एक्सरसाइज प्राइस कहते हैं। इसका मतलब अभी तो मैंने फ्यूचर या ऑप्शन के बारे में कुछ भी स्टार्ट नहीं किया हूं, इसका मतलब
अभी हम लोग समझेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ठीक है। जब मैं फ्यूचर कॉन्सेप्ट शुरू करूंगा तब मैं बोलूंगा कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अभी से हम लोग बोलेंगे फ्यूचर प्राइस। जब मैंने ऑप्शन शुरू करूंगा फिर वहीं पे मुझे बोलना है कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का नाम चेंज हो गया, आज से उसको हम बोलेंगे एक्सरसाइज प्राइस, ठीक है। चलो आप बोलेंगे सर ये जो 3 मंथ ये क्या है? 3 मंथ इसको हम बोलेंगे मैच्योरिटी पीरियड, ठीक है। अब चलो सुनो, मेरे डिस्कशन अभी से शुरू हो रहा है। मैं क्या बेटे, मिस्टर ए एग्रीड टू बाय एट ₹1 lakh, yes or no? And Mr. B also agreed to sell at ₹1 lakh, yes or no? आप बोलेंगे हाँ सर, आप बोलेंगे हाँ सर, तो ठीक है। चलो, क्या ऐसा हो सकता है? कॉन्ट्रैक्ट आज हुआ, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट आज हुआ। आफ्टर 3 month द एक्चुअल मार्केट प्राइस ऑफ गोल्ड 4 लाख हो गया, सॉरी 2 लाख हो गया। सोच संभाल के जवाब देना। मान लो कि आफ्टर 3 month बाजार में गोल्ड कितना में बेच रहा है? 2 लाख में। अब मिस्टर बी सोचता है कि सर, मिस्टर बी सोचता है कि अगर मैं बाजार में बेच दूं तो 2 लाख में बेचूंगा, क्यों ए को बेचूं 5 लाख में? मेरा तो नुकसान हो रहा है। क्या बी ऐसे कर सकता है? बोलो ऐसा नो। आप बोलेंगे सर नो। सो फार आवर नॉलेज इज कंसर्न, अभी के लिए हमारे पास जितना नॉलेज है, ठीक है, वही नॉलेज में हम लोग बोलेंगे कि अभी बी ऐसे नहीं कर सकता है। बेटा बी ऐसा नहीं कर सकता है अगर वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, बेटा बी ऐसा नहीं कर सकता है अगर वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होगा तो बी कर सकता है। अच्छा, इसका मतलब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में बोथ पार्टीज आर बाउंड टू परफॉर्म, बोथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में बोथ पार्टीज आर बाउंड टू परफॉर्म। इसका मतलब एग्रीमेंट हुआ है, इसका मतलब ए बाउंड टू बाय एंड बी बाउंड टू सेल। बट लिसन, इन केस ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, in case of option contract, any one party is bound to perform, not both party. In case of a future contract, both parties are bound to perform, okay, but in case of option contract, only one party is bound to perform. तो ठीक है, बाद में हम लोग देखेंगे, पहले फ्यूचर का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद में ऑप्शन के साथ कोरिलेट करूंगा। तो ठीक है, अभी अगर मैं ऑप्शन के साथ कोरिलेट करूंगा तो आपके दिमाग में प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन थोड़ा तो दिमाग में बैठाओ कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में बोथ पार्टीज आर बाउंड टू परफॉर्म। इसका मतलब ए बाउंड टू बाय, बी बाउंड टू सेल, बट इन केस ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ओनली वन पार्टी इज बाउंड टू परफॉर्म। मतलब इफ ए इज बाउंड टू बाय देन बी हैव चॉइस, ही मे सेल और नॉट। If B is bound to sell, then A have choice. He may buy or not, because only one party will be bound to buy. तो ठीक है, चलो अभी थोड़ी देर के लिए मैं ऑप्शन को सामने नहीं लाऊंगा। तो ठीक है, तो हम लोग का फोकस सिर्फ रहेगा किसके ऊपर? फ्यूचर के ऊपर। चलो अब बोलो, क्या ऐसे बी कर सकता है? आप बोलेंगे नहीं। तो ठीक है, मान लो एक्चुअल मार्केट प्राइस गोल्ड का हो गया 60,000। तब ये सोचेगा क्या रे, अगर मैं, अब तो ये सोचता है, क्या सोचेगा? अगर मैं बाजार से खरीदूंगा तो 60 में, काय को 20 से खरीदूं, कितना जाएगा? 1 लाख। क्या इससे ए कर सकता है?
आप बोलेंगे नो सर, ये ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में बोथ पार्टीज आर बाउंड टू परफॉर्म, बट इन केस ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ओनली वन पार्टी इज बाउंड टू परफॉर्म। इसका मतलब अगर वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ए इज बाउंड टू बाय, बी इज बाउंड टू सेल, बट अगर वो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होगा कि मान लो ए इज बाउंड, इसका मतलब बी मे सेल और नॉट, बी का मन हुआ सेल करने के लिए तो करेगा, बी का मन नहीं हो रहा है सेल करने के लिए तो चलेगा। मान लो कि बी इज बाउंड टू सेल, बी इज बाउंड टू सेल, ये मे और मे नॉट बाय, ये का मन हुआ तो बाय कर सकता है, ए का मन नहीं हुआ तो बाय नहीं कर सकता है। इसका मतलब चलो कंक्लूजन निकालो, मान लो वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, मान लो वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, बोलो क्या होगा, बोथ पार्टीज आर बाउंड टू परफॉर्म। इसका मतलब ये खरीदेगा, बी बेचेगा, बाउंड। वो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, वो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ओनली वन पार्टी को बाउंड में रखो एंड अदर पार्टी विल बी एट चॉइस। मान लो कि मैं एक को ऑब्लिगेशन या बाउंड में रख रहा हूं, तो ए बाउंड टू बाय, इसका मतलब ए खरीदेगा, बी मे और मे नॉट सेल, ठीक है। तो बी का मन हुआ तो बी सेल करेगा, ए खरीदेगा, बी का मन हुआ कि बी सेल नहीं करेगा, ए काय को खरीदेगा। लेकिन अगर बी सेल करेगा तो ए बाय करना बाउंड। मान लो बी बाउंड में चला गया, बी बाउंड में चला गया, मतलब ए का पास चॉइस है, ए का मन हुआ तो बाय करेगा, तो बी इज बाउंड टू सेल। अगर ए का मन नहीं हो रहा है कि नहीं नहीं मैं बाय नहीं करूंगा, बी किसको बाय सेल करेगा, इसका मतलब बी नहीं सेल। लेकिन बी ऑलवेज रेडी होकर रहेगा कि हाँ अगर ए बाय करेगा तो मुझे सेल करने के लिए मजबूरी, मैं सेल करने के लिए मजबूरी। क्या बेटे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या होते हैं, दिमाग में आया कुछ? हाँ सर आया तो, लेकिन कंफ्यूज हो रहा है बेटा, कंफ्यूजन आगे दूर होगा, ठीक है। आगे मैं आपके कंफ्यूजन को क्लियर कर दूंगा, अभी के लिए इंतजार करो, अभी सिर्फ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर फोकस करो। मान लो हम लोग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिस्कशन करें, तो इसका मतलब ए इज बाउंड टू बाय एंड बी इज बाउंड टू सेल। अब चलो अब बोलेंगे सर ये मुद्दा, मेन मुद्दा हमारा क्या है, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। तो आप समझाइए कि डेरिवेटिव कैसे हुआ। तो बेटा देखो, ए के लिए मैं सोच रहा हूं, ए के पास एक कॉन्ट्रैक्ट है, ए के पास एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो ठीक है। फिर बी के लिए मैं सोच रहा हूं, बी के पास भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट में बाय करेगा, बी कॉन्ट्रैक्ट में सेल करेगा, कितना में, 3 लाख में, ठीक है। मान लो एक्सपायरी मतलब 3 महीने के बाद, मान लो एक्सपायरी मतलब 3 महीने के बाद जो गोल्ड का एएमपी, अब बोलेंगे सर ये एएमपी का क्या होता है, एएमपी का मतलब होता है एक्चुअल मार्केट प्राइस, एएमपी का मतलब होता है एक्चुअल मार्केट प्राइस। मान लो गोल्ड का जो एएमपी बोलो 60,000 हो गया, कितना हुआ 60,000। अब बोलो ए के लिए क्या होगा, अब बोलेंगे सर ए के लिए लॉस होगा, कितना 40,000 का। अब बोलेंगे कैसे, देखो जो चीज बाजार में, अच्छा ये 1 लाख था, सॉरी, जो चीज बाजार में 60,000 में मिल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट किया था ए, उसके वजह से उसको 1 लाख में खरीदना पड़ेगा। तो ये बोलेगा कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट तो मेरा नुकसान करा दिया। हाँ कॉन्ट्रैक्ट नुकसान करा दिया, मैं ऐसे 60,000 में खरीद सकता था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट किया था 3 महीने के पहले, इसीलिए मुझे 1 लाख देना पड़ेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे कितना नुकसान किया, ये कॉन्ट्रैक्ट मेरा कितना नुकसान किया, आप बोलेंगे सर 40,000 का नुकसान किया। चलो बी के पास चलो, बी के पास चलो, बी के पास, बी वो चीज को बाजार में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता तो 60 में बेचता, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के वजह से बी सेल करेगा कितना में, 1 लाख में, तो बी का सर गेन हो रहा है, हाँ 40,000। तो चलो अब बोलो
बी बोलेगा कि भाई कॉन्ट्रैक्ट, मैं तुम्हें सोच रहा था एक कागज का टुकड़ा, मैं तुम्हें सोच रहा था एक कागज का टुकड़ा, लेकिन एक कागज के टुकड़े वजह से मुझे कितना फायदा हो रहा है, 40,000। इसीलिए मैं बोलूंगा कि ये मेरे लिए कागज का टुकड़ा नहीं है, ये मेरे दिल के टुकड़ा, मतलब 40,000 इसका वैल्यू। तो ठीक है, चलो मान लो गोल्ड के प्राइस 60-70 हो गया, 60 नहीं 70 हो गया। हाँ, अब बोलेंगे सर एक का तो लॉस 30,000 हुआ, बी का गेन 30,000 हुआ। बेटा बिल्कुल ठीक है, चलो मान लो मान लो मान लो 80,000 हुआ, सर इसका लॉस 20 हो जाएगा, इसका गेन 20 हो जाएगा। मान लो 1 लाख हो गया, सर इसका लॉस 0, इसका गेन 0। मान लो 1,20,000 हो गया, सर इसका 20,000 गेन हो जाएगा, इसका 20,000 लॉस हो जाएगा। बोलो, जब बी के लिए सोचो, बी के लिए सोचो, बी के लिए सोचो, जब गेन हुआ था बी का 40,000, बी बोल रहा था कि ये मेरे कागज का टुकड़ा नहीं है, इसका कीमत 40,000। जब गेन होगा 30,000, बी बोलेगा कि ये मेरे लिए कागज का टुकड़ा नहीं है, इसका कीमत 30,000। जब 20,000 प्रॉफिट होगा, बोलेगा कि ये मेरे लिए कागज का टुकड़ा नहीं है, इसका कीमत 20,000। जब प्रॉफिट 0 होगा, बोलेगा कि ये मेरे लिए कागज का टुकड़ा। जब लॉस होगा 20,000, ये बोलेगा कि ये मेरे लिए, मैंने कोई पिछले जन्म में पाप किया था, इसके वजह से, यही कागज के वजह से मुझे 20,000 का नुकसान हो रहा है। क्या बेटा, अब मैं बताता हूं, ये जो एग्रीमेंट या कागज, ये जो कागज, कागज का वैल्यू कुछ नहीं था। अगर वैल्यू है तो वो नॉट फिक्स, इसका वैल्यू चेंज होते रहेगा, जैसे कि अंडरलाइंग एसेट का प्राइस चेंज होगा। मतलब गोल्ड का रेट चेंज हो गया तो कागज का वैल्यू चेंज हो जाएगा। कभी कभी आप बोलते हैं कि ये कागज का टुकड़ा नहीं, दिल का टुकड़ा, फिर कभी कभी बोलते हैं कि ये मेरे कोई पिछले जन्म का पाप है। तो इसका मतलब ये कागज बोलेगा भाई मेरा तो वैल्यू कुछ भी नहीं था, मेरा वैल्यू चेंज हो रहा है या मेरा पोजीशन चेंज हो रहा है गोल्ड के प्राइस के हिसाब से, इसीलिए मुझे एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट बोलो। इसका मतलब डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट का डेफिनेशन होता है, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट इज ए इंस्ट्रूमेंट व्हिच हैव नो ओन वैल्यू and its value derived from the value of its underlying asset। क्या बेटे डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट का डेफिनेशन आपको क्लियर हुआ? क्या हुआ डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट का डेफिनेशन, जरा बोलो तो। मतलब कोई एक इंस्ट्रूमेंट जिसका कोई ओन वैल्यू नहीं होता है, ठीक है, उसका वैल्यू आ जाता है या चेंज होता है फ्रॉम द वैल्यू ऑफ इट्स अंडरलाइंग एसेट। अब बोलेंगे सर ये अंडरलाइंग एसेट क्या होता है? ये कॉन्ट्रैक्ट जिस चीज के लिए हुआ उसको अंडरलाइंग एसेट बोलते हैं। अगर अंडरलाइंग एसेट का वैल्यू चेंज होगा तो उधर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट का वैल्यू चेंज हो जाएगा। क्या डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट का डेफिनेशन आपके दिमाग में आ गया? आप बोलेंगे हाँ सर आ तो गया, लेकिन लगता है कि हम कोई मतलब सेपरेट वर्ल्ड को जा रहे हैं। बेटा डेरिवेटिव एक सेपरेट वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ पे जो भी मैं डिस्कशन करूंगा हर चीज आपको नया लगेगा, क्योंकि ये आपके पिछले सिलेबस में नहीं था। पिछले सिलेबस मतलब ना फाउंडेशन में था, ना इंटर में था, ना आपके +2 या बीकॉम में था, या 12th तक वहीं पे भी नहीं था। फाइनल में ये एकदम हमारे लिए नया चैप्टर। जानते हो जो स्टॉक मार्केट में काम होता है वो डेरिवेटिव का कंसेप्ट लगता है, मतलब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट स्वैप का कंसेप्ट लगता है। कहां पे? स्टॉक मार्केट में। तो चलो डेरिवेटिव की इंस्ट्रूमेंट का कंसेप्ट अगर समझ में आ गया, आधा घंटा हो गया, मैं डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट का डेफिनेशन आपके सामने डिस्कशन कर रहा हूं।
अगर फिर बोलेगा कि नहीं सर मुझे समझ में नहीं आया, तो क्या मन भर के पिटाई करूंगा। तो चलो 1 मिनट, सॉरी 1 बार इसको क्विक रिवीजन करो 2 मिनट में, फिर हम लोग आगे जाके डेफिनेशन लिखेंगे और मूव करेंगे। इसको कॉपी करो या ना करो, कॉपी तो करना पड़ेगा, ना करो मतलब इसको कॉपी करो, मेरे साथ साथ कॉपी कर देना चाहिए। अगर नहीं किए हो तो वीडियो को ब्रेक मत करो, वीडियो को अगर क्लोज करोगे तो तुम्हारा व्यू कटेगा। तो ठीक है, बाद में फिर नहीं मुझे मत बोलना कि सर मेरा व्यू कट गया, मेरा व्यू लॉस हो गया, तो आप और एक व्यू दे दीजिए, मैं नहीं दूंगा। हाँ, और एक मैं अनाउंसमेंट सभी लोगों को इस क्लास के बीच में कर रहा हूं। जो स्टूडेंट इस क्लास को, इस वीडियो को देख रहे हो, तो ठीक है, एक काम करो, मेरा एक एप्लीकेशन है डीएस वर्चुअल, वो प्ले स्टोर में अवेलेबल है। तो डीएस वर्चुअल को आप इंस्टॉल करो अपने मोबाइल में, फिर सीए, सीएम, सीएस, इंटर, फाइनल का सारे पेपर का क्लास आपको मिल जाएगा। आप बोलेंगे सर क्या फ्री में मिलेगा? हाँ, फ्री में तो मिलेगा, फ्री में मिलेगा, बस चलो कोई बात नहीं, आप इसको इंस्टॉल करो। आपके जितना आपको जो भी नॉलेज जरूरत होगा तो आपको डीएस वर्चुअल हेल्प करेगा। तो ठीक है, तो डीएस वर्चुअल प्ले स्टोर में सभी लोगों इंस्टॉल करो। ठीक है, हो गया, मेरा जो ब्रांड था उसका प्रमोशन भी हो गया क्लास के बीच में। आप बोलेंगे सर डीएस वर्चुअल का कुछ लोगो दिखाइए, तो मैं आपको थोड़ा लोगो दिखा रहा हूं, ऐसे लोगो में आएगा। अरे नहीं मिल रहा है वो, हाँ मिल गया, 1 मिनट। देखो यही वाला लोगो, ठीक है, चलो ओहो, अच्छा हो गया आप लोग का रिवीजन। मैंने रिवीजन करने के लिए टाइम दिया था, इसीलिए मैं मेरा थोड़ा प्रमोशन कर रहा था ब्रांड का, और कुछ नहीं। लिखो डेरिवेटिव का डेफिनेशन, लिखो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट आर those instruments which have no its own value, जिसके पास कोई भी निजस्व वैल्यू नहीं है, फुल स्टॉप। इट डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम द वैल्यू ऑफ इट्स अंडरलाइंग एसेट। It derives its value from the value of its underlying asset. Full stop. The following derivative contracts are to be discussed
इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम लोग वही जो फॉलोइंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, नंबर 2 होता है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, नंबर 3 होता है स्वैप। स्वैप या स्वैप्शन, स्वैप या स्वैप्शन, स्वैप या स्वैप्शन। तो ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे हमारा पहला पार्ट जिसको कहते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। लिखो व्हाट इज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। मेरे साथ साथ लिखने के लिए, कॉपी करने के लिए कोशिश करो, तो ठीक है। मैं इतना स्पीडी भी नहीं लिख रहा हूं कि आप कॉपी नहीं कर पाओगे। तो लिखो व्हाट इज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। लिखो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज ए कॉन्ट्रैक्ट in which one party agree future contract are those contract in which contract is entered today to buy and sell some underlying asset at a predetermined price at a future date। बट इस डेफिनेशन को लिखो। कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज ए कॉन्ट्रैक्ट इन व्हिच कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड टुडे टू बाय एंड सेल सम अंडरलाइंग एसेट एट ए प्री डिटरमाइंड प्राइस एट ए फ्यूचर डेट। इसका मतलब दो पर्सन के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसमें एक पार्टी बाय करेगा और एक पार्टी सेल करेगा। किस चीज को? अंडरलाइंग एसेट को, चाहे वो गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। प्राइस आज डिटरमाइन हो जाएगा, लेकिन सेटलमेंट फ्यूचर में होगा, तो ठीक है। चलो नेक्स्ट लाइन और देख लिखो। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड बिटवीन, चलो हटाओ इसको। आज क्या हो रहा है मेरा सर, पढ़ाने का मन नहीं है क्या? मन है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पर्सन where one person agree to buy and another person agree to sell। एक पर्सन बाय करने के लिए एग्री होगा और एक पर्सन सेल करने के लिए एग्री होगा, तो ठीक है। नेक्स्ट लाइन आगे तक लिखो। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज ए लीगल बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट which
must be fulfilled. Future contract is a legal binding contract which must be fulfilled by two parties. In other words, both parties are bound to perform. बोथ पार्टी बाउंड टू परफॉर्म, इसका मतलब आपका चॉइस यहां पे नहीं होता है। आप बाय करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किए हो, इसका मतलब आप बाय करोगे। आप सेल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किए हो, इसका मतलब आप सेल करोगे। तो ठीक है, चाहे आपका लॉस हो या प्रॉफिट हो, वो दूसरे पार्टी नहीं सोचेगा। तो मैं कॉन्ट्रैक्ट किया था मुझे फायदा, मेरा फायदा के लिए, तो ऑब्वियसली तुम्हारा लॉस होगा। तुम बोलोगे नहीं नहीं मेरा लॉस हो रहा है मैं नहीं दूंगा, तो मेरा फायदा क्यों कैसे होगा। तो चलो, ये था हम लोग का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। मैंने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सारी चीजें लिखा दिया। फिर मैंने लिख दिया कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक लीगल बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो बोथ पार्टी बाउंड टू परफॉर्म होते हैं। इसका मतलब आप एग्रीमेंट किए हो, इसका मतलब आपको परफॉर्म करना बाउंड। तो चलो, आप बोलेंगे सर ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में हम क्या पढ़ेंगे। बेटे, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में हम पढ़ेंगे सीखेंगे कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस कैलकुलेशन कैसे होगा, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस कैलकुलेशन कैसे होगा, फिर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आपका गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है कैसे डिटर्मिनेशन होगा, फिर हेजिंग का कॉन्सेप्ट, आर्बिट्रेज का कॉन्सेप्ट, बहुत कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ठीक है, आप एक काम करो, लिखो लिस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट टू बी कवर्ड इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग कौन सा टॉपिक कवर करेंगे उसका एक लिस्ट बनाते हैं। पहले सीखेंगे नॉर्मल कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग। जो चीज हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी में कवर किए थे, याद है, ऐसे उनका शुरू से हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी का डिस्कशन किए थे। फिर टाइम वैल्यू ऑफ मनी में मैंने बोला था कि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट आगे जाके यूज होगा। तो बस नॉर्मल कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग को ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी में। फिर क्या सीखेंगे, कॉन्टिन्यूअस कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंट। ये चीज हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी में कवर नहीं किए, तो इसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो ठीक है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग का कंसेप्ट डेरिवेटिव चैप्टर के लिए लगता है, मतलब फ्यूचर और ऑप्शन में लग गया। हाउ टू कंप्यूट फेयर फ्यूचर प्राइस। बेटा याद है मैंने बोला था कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को कहते हैं फ्यूचर प्राइस। फ्यूचर चैप्टर में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को क्या बोलेंगे, फ्यूचर प्राइस। तो उसके पहले मैंने ऐड कर दिया फेयर। तो फेयर का मतलब जो फेयर होता है, मतलब आर्म लेंथ प्राइस या एक्चुअल क्या जो आर्म लेंथ प्राइस होता है उसको फेयर प्राइस कहते हैं। तो चलो हम डिस्कशन करें। फोर, हाउ टू कंप्यूट गेन पब्लिक लॉस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। हाउ टू कंप्यूट गेन और लॉस ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट लिखो आर्बिट्रेज by using future contract। आर्बिट्रेज by using future contract। फिर उसके बाद लिखो
hedging द पोजीशन को आप कैसे हेज करेंगे। यहां तक लिखो और 1 मिनट रिवाइज करो। जो हेजिंग द पोजीशन उसमें 2 चीज आएगा, कंप्लीट हेज, पार्शियल हेज। फिर उसके बाद लिखो हाउ टू कंप्यूट ओपन इंटरेस्ट। फिर उसके बाद लिखो हाउ टू कंप्यूट रिटर्न। सिंथेटिक लॉन्ग, सिंथेटिक शॉर्ट। सिंथेटिक लॉन्ग एंड सिंथेटिक शॉर्ट। तो ठीक, चलो इस चीज को हम यहां नहीं करेंगे, हम इसको और एक कॉन्सेप्ट है उसको हम पोर्टफोलियो में डिस्कशन करेंगे। तो ठीक है, चलो इतना सा कॉन्सेप्ट। तो 10वां कॉन्सेप्ट होता है मिसलेनियस कॉन्सेप्ट। जो चीज का लिस्ट में नहीं बना पाया वो नंबर 10 में आ जाएगा। इसका मतलब नंबर 10 का स्कोप बहुत वाइड होता है, तो मैं मिसलेनियस में कुछ भी डिस्कशन कर सकता हूं। तो ठीक है, चलो। तो सबसे पहले मैं इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में आपको थोड़ा जानकारी दे रहा हूं। तो लिखो इंडियन स्टॉक मार्केट। देखो बेटा, इंडियन स्टॉक मार्केट का 2 सेगमेंट होता है। बहुत सारे सेगमेंट है, लेकिन हमारे नॉलेज के लिए हमें 2 सेगमेंट का जानकारी चाहिए। एक होता है कैश मार्केट, जिसको स्पॉट मार्केट भी बोलते हैं, और एक होता है डेरिवेटिव सेगमेंट या डेरिवेटिव मार्केट। अब यही देखना है कि कैश मार्केट में क्या होता है, डेरिवेटिव मार्केट में क्या होता है। तो सुनो, अगर आज तुम्हें टाटा कंपनी का शेयर चाहिए, आज तुम्हें टाटा लिमिटेड का शेयर चाहिए और पैसा भी आज पे करोगे, इसका मतलब तुम जाओगे कैश मार्केट को। कहां जाओगे? कैश मार्केट को या स्पॉट मार्केट को, क्योंकि तुम्हारा ट्रांजैक्शन स्पॉट में सेटलमेंट हो रहा है। तो ठीक है, मान लो कि आज के दिन तुम्हारे पास टाटा कंपनी का शेयर है, आज के दिन तुम्हारे पास टाटा कंपनी का शेयर है और तुम बेचना चाहते हो, तो आज भी शेयर बेचोगे, आज भी तुम्हें पैसा मिल जाएगा, आज तुम्हारा सेटलमेंट हो जाएगा। इसका मतलब तुम जाओगे
कैश मार्केट को। तुम्हें कहा जाना है कैश मार्केट को। क्यों? क्योंकि कैश मार्केट या स्पॉट मार्केट में ऑन द स्पॉट सेटलमेंट हो जाता है। चलो डेरिवेटिव स्पॉट मार्केट के बारे में जानकारी हो गया। अब बोलेंगे हाँ सर हो गया। अब चलो डेरिवेटिव मार्केट को। कहां जाएंगे? डेरिवेटिव मार्केट। मान लो तुम्हें 3 महीने के बाद टाटा कंपनी का शेयर चाहिए। कब चाहिए? 3 महीने के बाद। लेकिन आज तुम कॉन्ट्रैक्ट करोगे, तो आज तुम कॉन्ट्रैक्ट करोगे, 3 महीने के बाद टाटा कंपनी का शेयर मिलेगा, 3 महीने के बाद तुम्हें प्राइस पे करोगे, लेकिन प्राइस डिटरमाइन होगा आज। अगर इस तरीके से तुम काम करना चाहते हो तो तुम्हें जाना पड़ेगा डेरिवेटिव मार्केट को। कहां जाना पड़ेगा? डेरिवेटिव मार्केट को। क्योंकि डेरिवेटिव मार्केट में डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट सेल होता है। स्पॉट मार्केट में स्पॉट में सेल हो जाता है। तो चलो, क्या इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी हो गया? आप बोलेंगे हाँ सर। आप बोलेंगे सर अभी तो थोड़ा बता दीजिए, ये स्पॉट मार्केट में हम लोग कैसे ट्रांजैक्शन करेंगे, ये इंडियन स्टॉक मार्केट कहाँ मिलेगा? बेटा ये सब मेरा स्टॉक मार्केट का एक प्रैक्टिकल कुछ ट्रेनिंग में दे रहा हूं। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी चाहिए तो हमारा जो डीएस वर्चुअल ऐप, डीएस वर्चुअल में स्टॉक मार्केट का ट्रेनिंग के ऊपर एक कोर्स है, शायद उसका प्राइस मुझे पता नहीं। डीएस वर्चुअल के ऐप के थ्रू में आप लोग स्टॉक मार्केट का ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। ठीक है, हाँ थोड़ा बहुत नॉलेज तो फ्री में मिल जाएगा क्योंकि वहां पे डेमो वीडियो भी है। और ज्यादा एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो तुम्हें कोर्स करना पड़ेगा, लेकिन एक बार तो विजिट करो डीएस वर्चुअल को, देखो आपको कौन सा क्या नॉलेज फ्री में मिल रहा है। चलो, हम लोग का इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा जानकारी हो गया। इसका मतलब ट्रेडेड डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड करेगा कौन? ट्रेड का मतलब खरीदेगा या बेचेगा कौन? डेरिवेटिव मार्केट, इधर स्पॉट बाय एंड सेल। अगर स्पॉट में बाय सेल करना चाहते हो तो तुम्हें जाना पड़ेगा स्पॉट मार्केट को। तो चलो हो गया मेरा इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा सा जानकारी। ज्यादा तो मैं नहीं दूंगा अभी, थोड़ा सा जानकारी। अब हम लोग डिस्कशन करेंगे नॉर्मल कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग, कंटिन्यूस कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग साइमल्टेनियसली। तो चलो हेडिंग लिखो, नॉर्मल कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग। सुनो बेटा, मैंने बोला था टाइम वैल्यू फॉर मनी का क्लास पहले करो। आज तुम्हें यकीन होगा कि हाँ टाइम वैल्यू फॉर मनी हम लोग किए थे, इसीलिए वो कॉन्सेप्ट इजीली हो गया या कोरिलेट हो गया। तो चलो, क्या बेटा मैंने बोला था कंपाउंडिंग क्या होता है, डिस्काउंटिंग क्या होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी में। अगर तुम फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेशन करते हो तो कंपाउंडिंग को जाना पड़ेगा, अगर तुम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो तो डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा। तो ठीक है, फिर मैंने उससे बोला था कि साल में एक बार कंपाउंडिंग होगा, फिर मैंने बोला था कि साल में 2 बार कंपाउंडिंग होगा, कैसे एडजस्ट होगा। फिर मैंने बोला था साल में 4 बार कंपाउंडिंग होगा, साल में 12 टाइम्स कंपाउंडिंग होगा, मंथली। आवरली भी कंपाउंडिंग हो सकता है, आवरली हर घंटे में कंपाउंडिंग हो जाएगा। मतलब इंटरेस्ट आवरली कैलकुलेशन होगा, 1 घंटे के बाद इंटरेस्ट जाके ऐड हो जाएगा प्रिंसिपल में, अगले आवर का घंटा का इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा। हाँ सर आवरली भी हो सकता है, लेकिन सर कैलकुलेशन तो लेंदी हो जाएगा। 1 दिन अगर होगा तो 24 घंटा हो जाएगा। तो सोचो 1 साल होगा तो कितना घंटा होगा। हाँ 1 साल अगर 2 बार कंपाउंडिंग हुआ तो हम लोग टू द पावर 2 किए थे, मतलब 2 बार 2 पीरियड हम लिए थे। अब सर बहुत सारे लाखों में हो जाएगा, हाँ लाख में चला जाएगा,
उसके लिए शॉर्टकट भी है। और सुनो, मिनटली भी कंपाउंडिंग हो सकता है। सर मिनट में भी होगा, 1 घंटा का अगर टाइम देगा फ्यूचर पीरियड तो 60 बार 60 टाइम्स कंपाउंडिंग होगा, मतलब 60 बार कैलकुलेटर दबाना पड़ेगा, क्योंकि पावर 60 हो जाएगा, टू द पावर 60 हो जाएगा ना। मैंने फिर बोला कि सेकेंडली भी कंपाउंडिंग हो सकता है। अच्छा सर 1 मिनट में 60 बार, 1 दिन तो हो गया, तो चलो हम लोग का भेजा मुंडी गर्म हो जाएगा। तो बेटा मैं ये सब नहीं सिखा रहा हूं कि तुम्हारा मुंडी गर्म होगा या नहीं, मुझे मेरे मुद्दे को जाना है, इसीलिए मैं आपके सामने शो कर रहा हूं कि ये सब में नॉर्मल कंपाउंडिंग फॉलो किया जाएगा। अब बोलेंगे सर क्यों? क्योंकि साल में 1 बार कंपाउंडिंग हुआ, क्या तुम पीरियड को काउंट नहीं कर सकते हो? हाँ, 1 साल में 2 बार कंपाउंडिंग होगा, पावर कितना होगा? 2। साल में 4 बार कंपाउंडिंग हुआ तो पावर कितना होगा? 4। साल में 12 बार कंपाउंडिंग होगा तो पावर कितना होगा? पावर मतलब 1 + 8 टू द पावर n होता था ना, तो पावर कितना होगा? 12। क्या इस सब में कैलकुलेशन पॉसिबल? ऐसा नो, चाहे वो लेंदी हो, इट डज नॉट मैटर, बट इज कैलकुलेशन इज पॉसिबल? ऐसा नो। हाँ सर कैलकुलेशन पॉसिबल। इसका मतलब यहाँ पे नॉर्मल कंपाउंडिंग कैलकुलेशन होगा। इसका मतलब हम कंपाउंडिंग पीरियड को काउंट कर सकते हैं। अगर कंपाउंडिंग पीरियड को आप काउंट कर सकते हैं तो वहां पे हम लोग नॉर्मल कंपाउंडिंग फॉलो करेंगे। मैंने बोला कि साल में इनफाइनाइट टाइम्स कंपाउंडिंग होगा। इसका मतलब देखो, और एक चीज मैं आपको क्लैरिटी दे रहा हूं, नॉर्मल कंपाउंडिंग में एक कंपाउंडिंग और एक कंपाउंडिंग मतलब दूसरे कंपाउंड के बीच में कुछ टाइम रेस्ट होता है। मान लो एक साल में 1 बार कंपाउंडिंग हुआ तो 2 कंपाउंड के बीच में कितना रेस्ट टाइम हो जाएगा? 1 साल। 6 मंथली कंपाउंडिंग होगा तो 2 कंपाउंड के बीच में कितना रेस्ट टाइम मिलेगा? 6 महीना, क्योंकि 6 महीने के बाद और एक कंपाउंडिंग होगा ना। अगर क्वार्टरली कंपाउंडिंग होगा तो 2 कंपाउंडिंग के बीच में 3 महीना का गैप रहेगा। अगर मंथली कंपाउंडिंग होगा तो 2 कंपाउंड के बीच में 1 मंथ रेस्ट रहेगा। अगर आवरली कंपाउंडिंग होगा तो 2 कंपाउंड के बीच में 1 घंटा का रेस्ट रहेगा। अगर मिनट का कंपाउंडिंग होगा तो 2 कंपाउंड के बीच में 1 मिनट का रेस्ट रहेगा। अगर सेकंड का कंपाउंडिंग होगा तो 2 कंपाउंड के बीच में 1 सेकंड का रेस्ट रहेगा। लेकिन इनफाइनाइट कंपाउंडिंग होगा, इसका मतलब कंपाउंडिंग के बीच में रेस्ट नहीं रहेगा। इसका मतलब कंपाउंडिंग होते रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। कंपाउंडिंग होते रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। बोलो कितना बार कंपाउंडिंग होगा 1 साल में? आप बोलेंगे सर ये तो अनकाउंटेबल, दैट इज कॉल्ड एज कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग। आप बोलेंगे सर सच में ऐसे फॉलो होता है? बेटा डेरिवेटिव मार्केट में कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग ही फॉलो होता है, नॉर्मल कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट वहां पे नहीं है। आप बोलेंगे सर ऐसे क्यों? देखो इंडियन स्टॉक मार्केट का नॉलेज चाहिए आप लोगों को एकदम डेरिवेटिव में एक्सपर्ट बनने के लिए, तो ठीक है। आप बोलेंगे सर ऐसे क्यों? देखो बेटा, अगर तुम 1 साल के लिए वेट करोगे तो तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा कि हाँ चलो कंपाउंडिंग 1 साल के बाद होगा। अगर मैं 1 साल के लिए वेट करूंगा तो मुझे कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। अगर मैं 1 साल के लिए वेट नहीं करूंगा तो क्या मैं 1 ईयर कंपाउंडिंग को प्रीफर करूंगा? आप बोलेंगे नहीं सर, तो ठीक है। हाँ, एक चलो तुम्हारे ऊपर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो ठीक है। जब तुम सीएमए या सीए एडमिशन किए हो, तुम्हें इंस्टीट्यूट बोला कि चलो जब तुम फाइनल पास करोगे तो तुम्हें 5 लाख का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। जब एक स्टूडेंट एडमिशन करे तो एडमिशन के वक्त वो सोच रहा है कि मुझे इंटर के बाद क्या जॉब करना है, तो मैं फाइनल तक नहीं जाऊंगा। हाँ मैं जा सकता हूं लेकिन मुझे नहीं जाना है, मैं इंटर के बाद जॉब करना है, क्योंकि मेरा फैमिली को सपोर्ट करना है, तो बहन का शादी कराना है, घर खरीदना है, तो सबके लिए एक एक अंगूठी पहनना है, रिंग पहनना है, तो ठीक है। चलो इंस्टीट्यूट तुम्हें बोला कि भाई चलो बेटा तुम्हें फाइनल अगर पास करोगे तो तुम्हें 5 लाख का बेनिफिट मिलेगा,
लेकिन तुम सोचते हो कि तुम इंटर के बाद जॉब करोगे, फाइनल तक नहीं जाओगे, क्या इंस्टीट्यूट का जो प्रपोजल तुम्हारे लिए कुछ वैलिड, कुछ एप्लीकेबल होगा? तुम बोलेगा कि ये बकवास ऑफर दे रहा है मेरे लिए। हाँ, और किसी लिए ये वैल्यूएबल हो सकता है, लेकिन मेरे लिए क्या होता है, वो बकवास होता है। ठीक है, तो अगर तुम सोचते हो कि तुम इन्वेस्टमेंट में नहीं रहोगे 1 साल, इसका मतलब अगर तुम्हें नॉर्मल कंपाउंडिंग 1 ईयर का दिया जाएगा, क्या तुम इसको एक्सेप्ट करोगे? तुम दूसरे अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे? बोले सर नो, हाँ सर हम दूसरे अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। तो चलो, तुम सोचोगे कि हाँ शॉर्ट कंपाउंडिंग कहां पे हो रहा है, 6 महीना का हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, मंथली हो सकता है, फिर आवरली हो सकता है, मिनटली भी हो सकता है, सेकंडली हो सकता है। चलो, नॉर्मली तो मिनट सेकंड आवर नहीं होते, वो बकवास होता है, खाली सिलेबस में है, इसीलिए मैंने बोल दिया। नॉर्मल कंपाउंडिंग ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम क्वार्टरली हो सकता है, क्वार्टरली भी नहीं हो सकता, या तो मंथली नहीं तो सॉरी, या तो आवरली ईयरली, या तो ईयरली नहीं तो 6 मंथली। तो ठीक है चलो, लेकिन जो लोग स्टॉक मार्केट में एंट्री करते हैं, जो लोग स्टॉक मार्केट में एंट्री करते हैं, ये लोग कभी नहीं सोचते कि मैं 1 साल रहूंगा या 2 साल रहूंगा कि 6 महीना रहूंगा कि 5 महीना रहूंगा कि 1 घंटा रहूंगा। ये लोग दिमाग में ऐसे सोचते हैं कि मैं आज स्टॉक बाय किया, ठीक है, अगर मुझे लगता है कि 1 मिनट में इसका प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो मैं बेच दूंगा। मैं स्टॉक मार्केट में रेगुलरली या कोई परमानेंट होके नहीं रहूंगा। मैंने आज स्टॉक खरीदा तो ठीक है, मैं देख सोचूंगा, अगर मुझे लगता है कि इस वक्त प्रॉफिट हो रहा है मैं बेच दूंगा। इसका मतलब मुझे कभी भी स्टॉक मार्केट से निकलना है, चाहे वो 1 मिनट के बाद, चाहे वो 2 मिनट के बाद, चाहे वो सेकेंड के बाद, चाहे वो घंटे के बाद, चाहे वो 1 साल के बाद, चाहे वो 5 साल के बाद। इसका मतलब मैं जब भी निकलूंगा, चलो खत्म, गलत हो गया। इसका मतलब मैं स्टॉक मार्केट में कभी भी निकल सकता हूं। तो ठीक है, अगर मैं इस चिंताधारा दिमाग में रखूंगा कि मैं स्टॉक मार्केट से कभी भी निकल सकता हूं, जब भी निकल जाऊंगा ना, तो मुझे कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेकर निकलना है। अगर मुझे कंपाउंडिंग बेनिफिट नहीं मिलता है तो मैं स्टॉक मार्केट में नहीं जाऊंगा। तो इसीलिए स्टॉक मार्केट सोचा कि चलो, अगर स्टॉक मार्केट में जो एंटर करते हैं उनको मैं 1 साल का कंपाउंडिंग का ऑफर दूंगा, तो जो लोग सोचते हैं कि मैं इमीडिएटली निकल जाऊंगा या कभी भी निकल सकता हूं, वो लोग हमारे स्टॉक मार्केट में नहीं आएंगे। तो इसीलिए स्टॉक मार्केट में बोल दिया कि चलो हम कंटिन्यूअस कंपाउंड का कंसेप्ट फॉलो करेंगे। इसका मतलब आप 1 मिनट के बाद भी निकलेंगे, फिर भी आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। कितने बार कंपाउंडिंग? इन्फिनिट बार कंपाउंडिंग, क्योंकि 1 सेकंड में इन्फिनिट बार कंपाउंडिंग हो जाता है। आप बोलेंगे सर वो आदमी कौन है, कैलकुलेशन कौन करता है? वो किसी को पता नहीं। स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है, प्राइस कैसे आ रहा है, क्या आपको पता है? आप बोलेंगे नहीं सर, प्राइस आने के बाद हमको लगता है कि हाँ चलो टाटा का प्राइस बढ़ गया, टाटा का प्राइस कम हो गया, तो ठीक है, लेकिन उसके अंदर क्या हो रहा है, ये सब प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होता है, किसी को डिस्क्लोज नहीं होता है। अगर किसी ने प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर दिया तो वो कंपनी एक्ट के अंदर क्या हो जाएगा, फ्रॉड हो जाएगा, मतलब आपको पनिशमेंट मिलेगा। तो इसीलिए स्टॉक मार्केट कौन सा कंपाउंडिंग का ऑफर कर रहा है आपको, नॉर्मल या कंटिन्यूअस? आप बोलेंगे सर कंटिन्यूअस। तो चलो, इसका मतलब कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग में एन क्या होगा? एन का मतलब कंपाउंडेड पीरियड, कंपाउंडेड नंबर ऑफ कंपाउंडेड या पीरियड। जैसे कि आप टू द पावर एन लिए थे सर, आप बोलेंगे कि सर इधर एन इन्फिनिटिव हो जाएगा, इधर एन इन्फिनिटिव हो जाएगा, इधर एन इन्फिनिटिव हो जाएगा, बोलो यस और नो? यस सर। बात समझ में आया? बात समझ में आया? बोलो यस और नो? पक्का यस सर। चलो आगे चलते हैं। तो ठीक है, चलो लिखो, इन केस ऑफ नॉर्मल कंपाउंडिंग
in case of normal compounding, in case of normal compounding, n can be count, आप n को काउंट कर सकते हो, बट चलो बट नहीं बोलो, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर टू द पावर n, और फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर बाई एम टू द पावर n इंटू एम। अब बोलेंगे सर ये क्या, टाइम वैल्यू फॉर मनी में मैंने सारे चीज कवर कर चुका हूं और इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी को रिवाइज करके आओ, आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी को रिवाइज करके आओ। तो ये था हमारा नॉर्मल कंपाउंड, ठीक है। अच्छा एक काम करो, इधर हेडिंग में ऐड कर दो नॉर्मल कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग एंड कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग, कॉन्टिन्यूस डिस्काउंटिंग। इधर लिखो, फुल लिखो, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इसका मतलब आप शॉर्ट में नहीं लिखेंगे। नॉर्मल कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग एंड कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग, हम साइमल्टेनियसली दो कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। नेक्स्ट लिखो, इन केस ऑफ continuous compounding n cannot be count, that is infinitive। तो अब बोलेंगे सर फ्यूचर वैल्यू होगा प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर टू द पावर इन्फिनिटिव, और प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर बाई इन्फिनिटिव टू द पावर इन्फिनिटिव। बेटा ए कैलकुलेशन पॉसिबल या इम्पॉसिबल, दिस कैलकुलेशन इज इम्पॉसिबल। इसीलिए हमें और कुछ कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा। तो बोलो कॉन्टिन्यूअस कंपाउंडिंग will be applied to find out the future value। continuous compounding कैलकुलेशन होगा टू फाइंड आउट फ्यूचर वैल्यू। लिखो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू ई टू द पावर आर टी। सर ये क्या चीज प्रेजेंट वैल्यू ई आर टी क्या होता है बेटे, सारे चीज में लिखाऊंगा, सुनो पहले। फ्यूचर वैल्यू मतलब एफ भी का होता है फ्यूचर वैल्यू, हाँ। पी भी का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू, हाँ। ई का मतलब होता है 2.71828, इसको याद रखो। ई का वैल्यू 2.71828। आप बोलेंगे सर ई का मतलब एक्सपोनेंशियल सीरीज, एक्सपोनेंशियल सीरीज का वैल्यू होता है एक एक्सपोनेंशियल मेजरमेंट, इसका वैल्यू होता है 2.71828। ये वर्ल्ड वाइड सेम होता है, मतलब आप इंडिया में देखो तो ई का वैल्यू 2.71828, यूएस में जाओ कहीं पे भी देखो ई का वैल्यू 2.71828। मतलब हमारे कैलकुलेशन में जहां पे मैं ई यूज करूंगा, आप वहां पे ई लिखने के बाद फिर लिखोगे 2.71828। अब बोलेंगे सर आर का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम
एक साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट, 6 महीना या 2 महीने का नहीं। टी का मतलब होता है टाइम पीरियड इन ईयर फॉर्मेट। आप बोलेंगे सर ईयर फॉर्मेट का मतलब 12 मंथ, बोलो कितना ईयर, 1 ईयर, तो टी 1 मतलब टी। चलो इसको और एकदम अच्छे से लिखते हैं। पीरियड टी, अगर 12 मंथ का बात है तो टी हो जाएगा 1। अगर 6 मंथ का बात है तो टी हो जाएगा 0.5, टी हो जाएगा 0.5। अगर 3 मंथ का बात है तो 0.25 हो जाएगा। अगर 24 मंथ का बात है तो टी हो जाएगा 2। बेटे ऐसे लेना है आपको टी टाइम फॉर्मेट में, ऐसे लेना है आपको टी टाइम फॉर्मेट में, ठीक है। आप बोलेंगे सर कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग तो हो गया, अब चलो कंटिन्यूअस डिस्काउंटिंग लिखते हैं। देखो इन continuous discounting we will compute present value। तो कंटिन्यूअस डिस्काउंटिंग का कॉन्सेप्ट लगा के हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। कंटिन्यूअस डिस्काउंटिंग का कॉन्सेप्ट लगा के हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, तो ठीक है। देखो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू e टू द पावर माइनस RT। आप बोलेंगे सर क्यों, क्योंकि फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या था, प्रेजेंट वैल्यू इनटू e टू द पावर RT, प्रेजेंट वैल्यू इनटू e टू द पावर RT था। तो उसके हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय e टू द पावर RT, डिवाइड बाय e टू द पावर RT हो जाएगा फ्यूचर वैल्यू इनटू e टू द पावर माइनस RT। आप बोलेंगे सर आर क्या होता है, आर वही होता है पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी टाइम पीरियड, ई का वैल्यू इतना है। इसको कॉपी करो फिर हम आगे जाएंगे। लिखो एग्जांपल, प्रेजेंट वैल्यू 100,
rate of interest 10% per annum. Find future value after 4 months. देखो बेटा, जब तक मैं नहीं बोलूंगा कि कंटिन्यूस कंपाउंडिंग तो सॉरी नॉर्मल कंपाउंडिंग या डिस्काउंटिंग, तो तुम्हें कंटिन्यूस कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। जब तक मैं नहीं बोलूं कि नॉर्मल कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग फॉलो करो, तो तुम्हें कंटिन्यूस कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो लिखो आंसर। बोलो, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू e to the power rt. फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू e to the power rt. ओके, बोलो 100 इंटू 2.71828 टू द पावर r कितना होगा 0.1, 10% इंटू t कितना होगा 4/12, 4/12 इज इक्वल टू 100 इंटू 2.71828 का 0.1 इंटू 4/12, 0.1 इंटू 4/12 ये 0.03333 ऐसे आ रहा है। तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा 2.71828 टू द पावर 0.03333। अगर इतना आप कैलकुलेशन कर लोगे तो 100 के साथ वो वैल्यू मल्टीप्लाई कर दोगे, रिजल्ट मिलेगा। आप बोलेंगे सर इसको कैसे हम कैलकुलेशन करेंगे? मैंने टाइम वैल्यू फॉर मनी में आपको सिखाया था। क्या सिखाया था? कि अगर पावर फ्रैक्शन में आता है तो हमें जो 12 टाइम्स रूट ओवर ऐसा कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। तो 2.71828 का रूट ओवर 12 टाइम्स, 2.71828 का रूट ओवर 12 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12। जो रिजल्ट आ रहा है उसमें -1 करो, -1, फिर इंटू 0.0333333 ऐसे करो, इंटू 0.0333333 चलाओ। जो रिजल्ट आ रहा है फिर +1 करो, +1, फिर इंटू इजिकल टू इंटू इजिकल टू इंटू इजिकल टू ऐसे 12 टाइम्स 12 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टू 2.71828 ये आ रहा है 1.033899। इधर मल्टीप्लाई करो 1.033899। आपका वैल्यू आ रहा है 103.39। आपका वैल्यू आ रहा है 103.39, 103.39। तो ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लिखो। अरे इधर ये जो पावर वाला फ्रैक्शन वाला पावर कैलकुलेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लिखो। फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 8 months 150, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर annum 10%। फाइंड आउट प्रेजेंट वैल्यू।
फाइंड आउट प्रेजेंट वैल्यू। लिखो आंसर, बोलो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इंटू ई टू द पावर माइनस आर टी इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू कितना 150 इंटू 2.71828 टू द पावर माइनस 0.1 इंटू 8 मंथ का मतलब हो जाएगा 8/12 इज इक्वल टू 150 इंटू 2.71828 150 इंटू 2.71828 इंटू देखो तो ऊपर में कितना आ रहा है माइनस 0.1 इंटू 8/12 यार 0.06666 ऐसे। आप बोलेंगे सर ये पावर कैसे कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पे तो माइनस में है। देखो 2.71828 टू द पावर माइनस 0.06666 ऐसे। तो चलो हम लोग क्या रूल फॉलो करेंगे बेटा, मैं जो प्रोसीजर बताता हूं बस वही प्रोसीजर फॉलो करना। तो ठीक है, तो 2.71828 का 12 टाइम्स रूट ओवर ले लो। 2.71828 का 12 टाइम्स रूट ओवर 2.71828 का 12 टाइम्स रूट ओवर फिर -1 करो इंटू 0.06666 ऐसे। ध्यान दो 0.066 यहाँ पे माइनस इग्नोर करो इंटू 0.06666 अगेन -1 करो क्योंकि पावर माइनस है। अगर पावर माइनस होगा तो यहाँ पे -1 होगा, अगर पावर प्लस में होगा तो यहाँ पे +1 होगा। चीजों को समझो, डिफरेंस मार्क करो। इधर +1 हो रहा है कि पावर प्लस, इधर -1 हो रहा है कि पावर माइनस, तो फिर -1। अब इंटू इज इक्वल टू इंटू इज इक्वल टू इंटू इज इक्वल टू 12 टाइम्स। ये आ रहा है 0.935 0.935। तो बोलो क्या होगा वैल्यू 150 इंटू 0.935 140.25। तो ये था नॉर्मल कंपाउंडिंग या डिस्काउंटिंग का कॉन्सेप्ट। डेरिवेटिव का इंट्रोडक्शन हो गया, नॉर्मल कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग कवर हो गया। हम इस वीडियो को यहीं पे खत्म कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो बाकी कॉन्सेप्ट था वो सब हम लोग कवर करेंगे। तो अभी के लिए इतना। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।